ओके, वेक्टर्स वेक्टर्स होते हैं कि आप जैसे, अगर मैं ज़रा सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो जैसे जो आपका ग्राफ होता है, सपोज करो आपका यहाँ एक पॉइंट है और आप यहाँ इस पॉइंट से मूव होके यहाँ पे चले जाते हो इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो आप यहाँ पे जा रहे हो, आपने बेसिकली बताना होता है कि आप किसी डायरेक्शन के अंदर आप कितने स्टेप्स मूव कर रहे हो। स्टेप्स का मतलब उसी तरह ही कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स डायरेक्शन में आप कितने स्टेप्स मूव कर रहे हो और वाई डायरेक्शन के अंदर कितने स्टेप्स मूव कर रहे हो। जनरली वेक्टर्स को कहते हैं कि किसी भी चीज के पास कोई मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड होता है कि जैसे आप किसी चीज को धक्का लगाते हो, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हो उस चीज को कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं आप कहता हूँ कि आपकी इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन को हम बोल लेते हैं ए, और मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स थी 3। अब ये जो यहाँ पे 3 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो ए है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज मैं इसी डायरेक्शन के अंदर रहूंगा, लेट्स सपोज कि मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन बना ली है लेकिन थोड़ी सी लंबी बना ली है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो मेरी सेम है, तो डायरेक्शन मेरी ए होगी, और लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ये जो फोर्स थी या जो भी आपका मैग्नीट्यूड है वो 6 ए है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आपकी डायरेक्शन सेम रहे तो आपका वेक्टर भी सेम रहता है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। यहां तक बात समझ आई है? जी सर। ओके। इसी तरह अगर लेट्स सपोज कि आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए, जैसे यही है लेकिन आपकी डायरेक्शन में बैकवर्ड्स कर लेता हूँ, तो आपने याद रखना है डायरेक्शन का इम्पैक्ट वेक्टर्स के अंदर आता है। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन +6 ए थी तो बैकवर्ड डायरेक्शन आपकी -6 ए होगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक कॉमन जो आता है आपको, एक पैरेललोग्राम अक्सर आता है। ठीक है, वो पैरेललोग्राम बना के दे देता है और वो आपसे कहता है कि आपकी ये डायरेक्शन ए है और ये डायरेक्शन आपकी बी है। लेटर्स भी चलो लेबल कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अगर आपकी ये जो ए बी वाली डायरेक्शन है, ये अगर ए है, तो पैरेललोग्राम के हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर डी सी वाली लेंथ है, ये वाली भी, इसकी भी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो अगर यहाँ नीचे ये 1 ए लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी ये वाली लेंथ आपकी 1 ए होगी, जो कि हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाती है। इसी तरह हमारी ये दूसरी वाली डायरेक्शन, अगर ये वाला वेक्टर बी था तो हमारा ये बी सी वाला वेक्टर भी बी होगा। तो पैरेललोग्राम में ये आपको दो वैल्यूज खुद से पता लग जाती हैं। यहां तक समझ आया? यस सर। Yes, sir. ओके। अब नॉर्मली जो वेक्टर्स के क्वेश्चन है ना, दो फॉर्मेट्स में आते हैं। पहले हम एक कर लेते हैं। एक तो होता है कोऑर्डिनेट्स वाला सिंपल फॉर्मेट। मैं आपको कहता हूँ कि आपका ये वाला पॉइंट ए है, इधर 2,3 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं, यहाँ 7 कर लेते हैं। ठीक हो गया, और ये ओरिजिन है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आपने ए से बी पे जाना है, अच्छा याद रखो, अब जब मैंने ए से बी पे जाना है ना, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एरो बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हम ए से स्टार्ट किया था और बी पे जाना है। अब आपने देखना है एक्स डायरेक्शन में आपको कितना मूव करना पड़ रहा है, बताओ। Sir, 3, और वाई डायरेक्शन में? 4. ओके, हाँ, ये बात किसी को समझ ना आई हो। आप ए वाला पॉइंट आपका 2 पे था और अब वो बिल्कुल 5 के नीचे आ गया, तो ये आप 3 स्टेप्स मूव हुए एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर आप कितने कोऑर्डिनेट्स गए हो, पहले 3 पे थे तो अब आप 7 पे चले गए, तो आप 4 कोऑर्डिनेट्स आपने मूव किए। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो आगे सर। अब वेक्टर जो लिखते हैं, ठीक है, अब जो वेक्टर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, 3 और 4 नीचे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी एक्स को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली वैल्यू आपकी वाई को रिप्रेजेंट करती है।
तो अगर मैं कहूँ इसका ग्रेडियंट निकालना हो तो ग्रेडियंट कैसे निकल सकता है? ग्रेडियंट क्या होता था? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अगर आप देखो ये जो 3 है ये चेंज इन x है, कि पहले 2 पे था और अब 5 पे आ गया। चेंज कितने का आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है x डायरेक्शन में, तो नीचे 3 आ गया और y डायरेक्शन में 4 का चेंज आ रहा है, तो 4/3। बात समझ आई? ये फिर से समझाएं। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वेक्टर जो होता है वो इटसेल्फ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताओ ये जब 3 लिखा था ये वाला 3, क्या ये 3 कोऑर्डिनेट है या ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस में कितने स्टेप्स का चेंज आ रहा है? एक्स एक्सिस में कितने स्टेप्स का चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको ये नहीं बता रहा कि अब आपका एक्स का कोऑर्डिनेट ये है या वाई का कोऑर्डिनेट ये है, बस वही आपको बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अंदर 3 स्टेप्स का चेंज आया है। तो ये जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता था, ये जो डेल्टा एक्स होता है, ये क्या होता है? चेंज चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगर आपको याद हो फॉर्मूला यही था ना, x2 माइनस x1, कि ये चेंज है एक्स एक्सिस के अंदर कितना चेंज है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये वेक्टर को देख के हमें पता लग रहा है कि एक्स एक्सिस में 3 का चेंज था और वाई एक्सिस में आपका 4 का चेंज था। अब बताओ ये समझ आया ना आया हो तो? जी सर, आगे सर। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चीज को बोलते हैं, जो हम इस तरह से वर्टिकली लिखते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। इसका नाम होता है कॉलम वेक्टर। ओके, अब नॉर्मली अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? अब वेक्टर को वो इस तरह भी लिख सकता है या वो इस तरह भी लिख सकता था कि ए का जो आपका वेक्टर है, या हम कह देते हैं ये नेक्स्ट एग्जांपल है, जरा डिफरेंट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपका ए जो है वो -2 4 है और बी जो है वो आपका -1 और 2 है। अब वो आपसे दो पार्ट्स कहता है। मैं कहता हूँ एक तो आपने फाइंड करना है 2a + b एज अ कॉलम वेक्टर, और आपने बताना है इज वेक्टर a and b पैरेलल। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये आप वेक्टर्स ही करवा रहे हैं ना? जी जी, अभी शुरू ही किया, थोड़ा सा ही पढ़ना। अब ये देखो, अब पहले पार्ट में वो आपसे कहता है 2a + b, आपने ये निकालना है। 2 की जगह 2 लिखा, अब इस a की जगह आपका ये a वाला वेक्टर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 4 प्लस b की जगह b का वेक्टर आ जाएगा। अब ये जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, -4 and 8 प्लस -1 and 2। अब ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है, यही अपने x वाले कोऑर्डिनेट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो होगा। मैं ये साइन सारे लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 8 + 2, और जब मैं इसको लिखता हूँ फाइनल तो ये बनता है -5 10। ये सर चीज ये तो किसी को समझना मैट्रिसेस है? नहीं? हाँ, कह सकते हैं मैट्रिसेस जैसा है, इसको ये कह सकते हैं। मैट्रिसेस नहीं है ये, लेकिन मैट्रिसेस जैसा ही है। ओके, अच्छा, अब बी पार्ट, ये ए पार्ट था हमारा। अब बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपने बताना है कि ए और बी पैरेलल हों। अब पैरेलल पैरेलल कैसे भी हमें पता लगता है, कोई भी चीज पैरेलल कैसे होती है? Sir, same सर values 2 also? लाइंस, सेम वैल्यूज हों या स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस हों, लेकिन सर चलो वो यहाँ पे तो दोनों लाइन नहीं एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, मतलब कि हाँ एक एक हाँ, दूसरे से मीट ना करें किसी भी जगह पे। चलो ये तो आप सब मुझे बता रहे हो ड्राइंग वाइज कि ये पैरेलल है, लेकिन वैल्यू वाइज क्या चीज हम करेंगे कि जिससे हमें पता लगे ये पैरेलल है? मुझे समझ आ गया है कि आप लोग जेड ड्राइंग शेप वाइज बनाएंगे। बता रहे हो। नहीं, अच्छा, सर पैरेलल लाइंस की क्या ग्रेडियंट चीज सेम सेम होते है? हैं। एग्जैक्टली, पैरेलल ग्रेडियंट लाइंस के आप,
हाँ सही बता रहे हो। पैरेलल लाइंस के लिए क्या सेम होता है? ग्रेडियंट्स। ये पता है कि नहीं पता है? किसी को ना बताओ। सर नहीं पता। अच्छा, ये वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस के जो ग्रेडियंट होते हैं ना वो सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ग्रेडियंट निकालेंगे। ए का ग्रेडियंट इसको यूं लिख लेते हैं, एम ऑफ ए। अभी हमने ग्रेडियंट ऊपर निकाला था ना, ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, अब चेंज इन वाई कितना है? 4, और आपका चेंज इन एक्स जो है वो -2। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है -2। ये है आपका ए का ग्रेडियंट। इसी तरह मैं यहाँ पे बी का भी ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। सेम फॉर्मूला, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब यहाँ पे देखो बी के लिए मेरा चेंज इन वाई जो है वो 2 है, और मेरा चेंज इन एक्स -1 है। इसका ग्रेडियंट भी -2 आ रहा है, तो ये दोनों ग्रेडियंट्स मेरे सेम आ रहे हैं। इससे मुझे पता लगता है कि ये दोनों पैरेलल हैं। यहां मुझे बताओ, यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो? सर ये कौन सा टॉपिक है? सर मुझे समझ नहीं लगी, आपने वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स कौन से लिए हैं जिनका आप ये एग्जांपल ये नजर आ रहा है, ए ये दिया हुआ था, ए और बी। सही किस क्वेश्चन चीज़ के का अंदर ये ग्रेडियंट मसला, निकाल रहे हैं? ए का, इसका। देखो, ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये वेक्टर इटसेल्फ चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है और वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। ये जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होती है ये एक्स की होती है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी वाई की होती है। ठीक है, तो जब मैं ए का ग्रेडियंट निकाल रहा था तो देखो मैंने वाई वाली वैल्यू, ये देखो यहाँ मैंने ऊपर रखा 4 और नीचे मैंने रखी एक्स की वैल्यू -2। तो वाई ओवर एक्स ही होता है ना हमारा ग्रेडियंट। अच्छा, अब इसी तरह होता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या कहा? हाँ, मैंने कहा समझ आया कि नहीं आया, तो मैंने ये पूछा था बस ऐसे। मेरे ख्याल से फिर हो गया। ओके, मैग्नीट्यूड। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर v है, इसको कहते हैं 6 - 10 है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड का एक सिंबल होता है। मैग्नीट्यूड जब मैं निकालता हूँ तो वो इस तरह करके 2 बार्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर v लिखा होगा, तो इसका मतलब है मैंने v का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x² + y² होल अंडर रूट। ठीक है, ऊपर वाली जो होती है मेरी x की वैल्यू होती है, नीचे वाली सर जो ये तो होती है वो मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। y। जी जी, ये उसी तरह ही है। आप सिंपली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, तो 6 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 36 + 100, और ये बनेगा √136। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। हाँ फैसल, समझ आया? आइजल, रूबी, तैयबा, नहीं आप लोगों सर। को क्या नहीं समझ आया बताओ? सर ये कौन सा टॉपिक? वेक्टर्स, वेक्टर्स है ये। मुझे सर बताओ आपने इसमें क्या नहीं समझ आया? सॉरी, नहीं कल नहीं आपने ये कल कराया था, भी ये यही तो अभी पढ़ा? शुरू किया। नहीं नहीं, ये अभी शुरू किया है ये तो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने वही पूछा, क्या समझ नहीं आया इस वाले मैग्नीट्यूड में? क्या समझ नहीं आया, मेरे पहले ये बताओ। मतलब कुछ भी समझ नहीं आया सर। मैग्नीट्यूड में क्या समझ नहीं आया, जो अभी मैंने आपके सामने की है कि आपको ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये देखो 6 - 10 नजर आ रहा है। यस सर। ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स, वो चेंज इन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं होता, ये चेंज इन एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे वाला होता है वो चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। मैग्नीट्यूड का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट के अंदर। सर ये और मैग्निफिकेशन एक्स और वाई, जैसे फिजिक्स में होती है इमेज की मैग्निफिकेशन या जी जी, नहीं नहीं, इमेज मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्नीट्यूड जो फोर्सेस का टॉपिक है उसके अंदर होती है ये। अच्छा मैग्नीट्यूड जो उसका साइज होता है वो है। जी, साइज, हाँ सर जी जी, ये वो तो मुझे वाला पता है। मैग्नीट्यूड है, हाँ सर वो जो दो मतलब एक्स और वाई होता है और उनका जो फोर्सेस पाइथागोरस होते थ्योरम हैं, की जो मतलब जी हाइपोटेन्यूज बन रहा होता है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जी हाँ मैंने पढ़ा हुआ है ये जी, फिजिक्स ये में। वही मैग्नीट्यूड है, सर सेम चीज है। हाँ जी, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एक्स अपॉन किस चेंज तरह? इन। ना ना ना, मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जो मैंने दो लाइंस बनाई है ना, ये वाला, ये जो है, यस सर। ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करता है। ये जो एंड दो ऊपर बार्स सर, होती है ना, जब ये लगा, हाँ, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है? कहाँ पे? 6 अपॉन, ये यस नहीं नहीं, कहाँ पे, मुझे नहीं समझ नजर आया। सर, ये v इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। ये 6 अपॉन नहीं है, मैं ये वेक्टर्स जो होते हैं ना, वेक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं, मैं ये बता रहा था कि आप x का जो होता है वो ऊपर लिखते हो और y वाला जो होता है नीचे लिखते हो। वेक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है सर। बात समझ आई? यस सर। ओके, हाँ, आइजल, रूबी तो तैयबा, आप तीनों बताओ, आप लोगों को समझ आया यहाँ तक? सर जो आपने v के ऊपर एरो डाला हुआ है, इससे पहले आपने एक हाँ अपसाइड जी, डाउन v डाला हुआ था, तो इसमें से कौन सा वाला हाँ, डालना है? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो यूं एरो भी लगा सकते हैं और एक यूं भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सर इसमें डिफरेंस ठीक क्या है? है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे चलो मैं बता देता हूँ, लेट्स सपोज के जब आपके दो लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली जब मैं कहता हूँ कि आपका ग्राफ के ऊपर मैं कहूँ यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, अब जब आप ये ए से बी पे मूव करते हो ना, ठीक है, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं एरोस नॉर्मली, कि आपने ए से स्टार्ट किया, जिसको वो नहीं कहते फिजिक्स के अंदर हेड टू टेल रूल, यस सर। ये वही चीज है एक्चुअली। तो ये आपकी टेल जो होती है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है और आपका ये जो हेड बनता है ये आपका फाइनल पॉइंट पे बनता है। तो नॉर्मली एरोज जो होता है इस केसेस में यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन आप दूसरा भी लगा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जब मैंने शुरू किया था, या चलो मैं यहाँ दोबारा समझा देता हूँ, ये बाकी बाद में आया है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ ये मेरा ए, ये वेक्टर है 2a, ठीक है, मैं कह देता हूँ ये a था और ये b था, ठीक है। अब जब ये वाला a है, इसके ऊपर मैं यूं करके कैप बनाता हूँ नॉर्मली। तो जब आप कोई सर ये अकेला 2a लेटर यूज करोगे, उस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 2 आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो है वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर तो अगर डायरेक्शन नॉर्थ है तो 2n नहीं आना चाहिए? ये रैंडम लेटर, ये अब फिजिक्स, इसको पूरा कंप्लीटली फिजिक्स ना समझो, फिजिक्स से रिजेंबल करता है, इट्स नॉट इतना, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट्स ये इतना डीपली यूज नहीं होते वेक्टर्स। इसमें ठीक है। जनरल वेक्टर्स को वो यूज करता है। इसमें इसकी मर्जी है कि वो किसी भी डायरेक्शन को ए बी सी डी कुछ भी बोल दे, उस मतलब लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हाँ, डायरेक्शन हो उसकी मर्जी सकती है। होती है। हाँ, ठीक है। वो खुद डिफाइन कर रहा है ना, ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद डिफाइन कर दिया कि मैं ये वाली जो डायरेक्शन है ये मेरे लिए ए की डायरेक्शन है, और उसकी मर्जी है वो यूं नीचे की तरफ एरो बनाए और कहे कि ये वाली मेरी बी की डायरेक्शन है। जब उसने यूं बना दिया, तो जब भी आप यूं लाइन बनाओगे उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका ये बी का ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर। इसके अंदर नॉर्मली वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला चीज नहीं आती, इसमें सिंपली बस इस तरह से खुद वेक्टर्स को डिफाइन कर देता है। ओके, यहां तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे पहले, फिर आगे जाते हैं। सर मतलब थोड़ा सा ए है सर वो जो बी बोलो आपने बोलो। पॉइंट लगाया है वो कोई अलग फोर्स है और जो बी है नीचे वो कोई हाँ और जी फोर्स है? जी, ये बी, ये ऊपर वाला जी बी जो है ये लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये लोकेशन है, कि पहले आप ए पे खड़े थे अब आप बी पे आके खड़े हो गए, ये लोकेशन वाला बी है।
और ये जो नीचे मैंने जो इसीलिए तो ये जो नीचे मैंने जब कैप बनाया है इसके ऊपर ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। सर लेकिन उसकी डायरेक्शन तो है नहीं। हाँ। किसकी? ऊपर वाले बी की? मतलब कि ये जो दो बी हैं ये सेपरेट हैं। जी, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। सर तो वो आपने उसके नीचे कंसेक्यूटिव पॉइंट बनाया ही नहीं। कहाँ पे? बोलो बोलो। सर मतलब मेरे से बताया नहीं जा रहा कि बी जो है ऊपर वाला वो एक अलग हाँ जी, डायरेक्शन है और उसके जो नीचे बी है वो एक अलग डायरेक्शन है। ये वाला बी डायरेक्शन है क्या? पहले ये बताओ। ये लोकेशन है। ये बी की जगह मैं एक्स अच्छा कर लेता हूँ, अब अच्छा बताओ। सही मतलब ये तो एक लोकेशन। पॉइंट है ना, ये इसी हाँ ये इसी तरह है कि आप एक घर पे और फिर एक स्कूल की डायरेक्शन है। ए आपका स्कूल है और एक्स आपका घर है, ठीक है? तो ये तो अच्छा 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 डायरेक्शन है। अब ठीक ठीक आपकी ठीक मर्जी है, आप यूं डायरेक्टली सही। जाओ या फिर आप ये दूसरे तरीके से यूं करके चले जाओ, वो आपकी मर्जी होती है। हाँ सर तो थर्ड पॉइंट आपने बनाया नहीं वो मैं कह रहा हूँ। वो मैं वैसे समझाने के लिए बना रहा था, वरना आई थर्ड भी लिख सकते हैं। वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आ, find the value of t if 2t minus 1 and 3 is parallel to 5 and 7। ओके, जरा ट्राई करके देखो और मुझे बताओ किसका आंसर आता है। सर t इक्वल्स 3। नहीं, सर लेकिन मैट्रिसेस में तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये मैट्रिसेस नहीं है ना, मसला ये है। इसलिए मैंने कहा था मैट्रिसेस से रिजेंबल करता है, मैट्रिसेस है नहीं। सर तो इसका मतलब ग्रेडियंट फाइंड करना है अगर पैरेलल है एग्जैक्टली इस तरह से करना। तो ग्रेडियंट की वैल्यू तो दी नहीं। तो ग्रेडियंट खुद निकालना है। अभी ऊपर निकाला था ना, ये देखो, ये निकाला था ना, सेम इसी तरीके से ग्रेडियंट यहाँ निकालना है। सर लेकिन t को सब्जेक्ट बनाने तो ग्रेडियंट की वैल्यू भी तो ना आपको चाहिए। किसने कहा ठीक? आप जरा पहले मुझे बताओ इसका ग्रेडियंट क्या आता है और फिर इसका क्या आता है, दोनों का निकाल के बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। t is equal to 11/7। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर एक दफा करके दिखाने हैं मुझे करना नहीं आ रहा। मैं इब्राहिम, ये वाला जो ब्रैकेट है पहला वाला, ग्रेडियंट कैसे निकलता है? y2 minus y1 over x2 minus x1। अच्छा, और अभी जो मैंने ऊपर बताया था वो क्या था? सर हाँ जी, t is 8/7। नहीं 8 नहीं, 11/7 है। ओके, इब्राहिम और फैसल दोनों देख लो, अगर आप लोगों को ग्रेडियंट नहीं पता, इसका ग्रेडियंट निकलेगा। देखो, जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ये जो सर नीचे वाली वैल्यू सर मैं इसकी y बात के ही कर लिए रहा है, था मैं थोड़े लेट ज्वाइन की थी क्लास। ये मैंने भी आपको दोबारा एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। चलो अब देख लो, तो इस तरह निकालते हैं ग्रेडियंट। ये समझ आया? ये ग्रेडियंट है इसका, पहले वाले का। अब इसका बताओ क्या आएगा सेकंड वाले का। सर अब इसको इक्वल पुट कर देना है 5/7 पे। नहीं, 5/7 क्या है? 7/5। y ओवर x, 7/5 y ओवर x होता है। सही सही। ओके, अब दोनों को इक्वल पुट कर दो। हाँ, तो ये बार भी आप लोगों के निकले। सर मेरा जी तो सर। 11/14 आ रहा है। नहीं क्या हो गया?
सही से दोबारा से एक दफ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई सिंपल सी मिस्टेक होगी, वरना अगर आपने यही लिखा है तो आंसर 11/7 ही आता है। सर आंसर 11/7 है। जी बिल्कुल। ओके, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करें और मुझे आंसर्स बताएं। हाँ फैसल, आपका हो गया 11/7 आया? नहीं सर, क्या हो गया? क्रॉस यही लिखा था आपने? यही से लिखा हुआ है सर। जरा सर क्रॉस इन्होंने मल्टीप्लाई वो करो तो ये आएगा 15। सर इन्होंने 1 को मल्टीप्लाई नहीं किया 7 के साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ओके नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया हाँ है। फैसल, तो यही आया था उसके बाद? यस सर, यही है। 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 22 14t, 22/14 इज इक्वल टू t। अब मुझे बताओ गलत कहाँ से किया आपने? सर मैंने प्लस नहीं किया, मैंने माइनस किया। मैं वही तो बोल रहा था, देख लो एक दफा। सर पार्ट ए में ये क्यूब ओके, आपने ये ब्रैकेट टाइप चीज में रखा है, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट अभी नहीं, मुझे लगा सो रहे होगा तो। ये मॉडल सर अभी बताया था, ये मैग्नीट्यूड सिंबल है। सर हाँ जी, आप एक दफा इसके सबसे बेसिक्स अगर रिपीट कर दें। फैसल ये अभी शुरू किया है आपके आने से 10 मिनट पहले, इतना कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी। तो सर ये क्यू के अभी साथ जो लाइंस लगी हुई, इसका क्या मतलब है? अभी बताया था, ये अभी बताया नहीं था मैग्नीट्यूड होता है। तो सर इसके ऊपर तो लाइन भी लगी हुई है, इधर तो लाइन नहीं लगी हुई क्यू के ऊपर, ये लो यार, एरो। लग गई। अब बताओ, अब ठीक है? ये सब के ऊपर है। अब ठीक हो गया? अब हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो करो सर अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसी है। फाइनल आंसर बताओ बस। हाँ रबी तैयबा, आप लोगों का हुआ है पहला पार्ट? सर आंसर 5 है। जी सर 5 है। ओके, बी पार्ट का भी बताना। सर पार्ट बी का क्या मतलब है? वेक्टर्स की तरह, और जो कह रहे थे कि मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करते हैं, ये वो वाला। ये नहीं याद आया अभी भी? पी की जगह पी की वैल्यू वेक्टर लिखें और क्यू की जगह क्यू का वेक्टर लिखो, और जिस तरह मैट्रिसेस में आप कह रहे थे सॉल्व करते हैं उसी तरह ही करना। आंसर 5 है सर। जी पहले पार्ट का 5 है। रूबी आपसे हुआ है? यस सर, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट का भी बताना। पार्ट your part A का आंसर √17। नहीं, आपने क्या किया? सर x² + y² का अंडर रूट। क्या कहते हैं आइजल, क्यू का लेना था, नॉट पी का। सर बी पार्ट का आंसर 10 और -8 है। ऊपर 10 ठीक है, नीचे वाला आपके नीचे आपने साइन की मिस्टेक की है। सर इन्हें हम सिंपलीफाई तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, सिंपलीफाई नहीं होते, डिवाइड थोड़ी हो रहे हैं ये। ओके सर। सर और आंसर -8 है 10 और 16 हाँ -16। हाँ, ये ठीक है। यस सर, मैंने गलत लिख दिया। हाँ हाँ आइजल, आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं अभी कर रही हूँ C का आंसर -1/2। हाँ ठीक है। A का आंसर 5। हाँ सर बी का आंसर 10/14। नहीं, 10 ठीक है, नीचे वाला गलत है। सर पार्ट सी का आंसर है -1/2। ठीक है। हाँ फैसल, कैसे किया था जरा बताना। सर 1 माइनस ब्रैकेट -9, नीचे हाँ -4 माइनस ब्रैकेट 12। तो -4 -12 कितना होता है?
-16। तो आप मुझे 14 कुछ कह रहे थे। सर बी का 10 और आई थिंक -16 सर मैंने गलत बोला, मैंने लिखा ठीक है। 10/16 जी जी 10 और नीचे -16 है। ठीक है माइनस। तैयबा। और सी का -1/2। सर मुझे सी भी का याद नहीं, मैंने बहुत पहले मैट्रिसेस पढ़े थे। जो हाँ जी हमारा वर्टिकल होता है वो हॉरिजॉन्टल से माइनस होता है ना? हैं यस सर। मतलब अगर वर्टिकल पहला है, हॉरिजॉन्टल से माइनस होता है। मतलब सर अगर पहला वो है तो वो मल्टीप्ली पहले से होगा, लेकिन वो मल, पहले रो वो के पहले से मल्टीप्लिके वो मल्टीप्लिकेशन में होता था। वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, सर माइनस कैसे वेक्टर्स होता में है नहीं सर? होता। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, जिस तरह अभी आपने किया। और अगर प्लस करना हो फिर भी ऐसा ही होगा? हाँ सेम। ये लो मैंने, -1/2। ठीक हो गया। ये लो फैसल, मैंने एरो लगा दिया इस बार। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ये वाला ट्राई करके देखो। सर m -1/2 है। जी -1/2 है। सर ये पैरेलल है। कुछ भी नहीं कहा उसने, लेकिन पैरेलल का जिक्र ही नहीं, तो पैरेलल यूज क्यों करोगे? सर इनको मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करना है या जी बिल्कुल उसी तरह ही करना है। मैट्रिसेस में तो वो देखो ना, वो चार चार छह भी हो सकते थे ना, लेकिन वेक्टर्स में सिर्फ 2 ही रहते हैं वर्टिकली, एक ऊपर एक नीचे। सर तो इनको अपसाइड डाउन नहीं करना, जैसे 3 को ऊपर ले आना है और 2x + 5 को नीचे, जैसे ग्रेडियंट है, तो या ग्रेडियंट निकालना वैसे ही क्यों रहने है? देना? नहीं नहीं, ग्रेडियंट निकालना क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ग्रेडियंट तो तब निकालेंगे ना जब हमें कोई ज़रूरत होगी, बिना बात के थोड़ी निकालेंगे। ठीक है सर। मतलब अगर वो यहाँ पैरेलल की बात करता या ग्रेडियंट की बात करता, तब आप ये चीज़ करते। यहाँ तो ऐसा सच कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे नहीं नहीं, सिर्फ वो कह रहा है कि आप V1। मुझे हाँ, पैरेलल वाला लग रहा था। उसने लिखा ही नहीं ना ऐसा कोई वर्ड, तो आप इस तरह, अब जब उसने एडिशन की है यहाँ, आप भी एडिशन ही करो। सर वैसे लिखा तो आपने है। हाँ तो एडिशन करने का कहा है ना, V1 + V2 से एडिशन ही होती है ना। Sir, x is equal to -3 and y is equal to 1. बिल्कुल ठीक है। ओके, कोई मेरा ऐसा जिसको बिल 2.5 आ रहा है। -3 आता है, कह रहा हूँ। सर सर x x, इक्वल्स -3 और y इक्वल्स +1। जी यस सर मेरा भी यही है। ठीक है। और वीथ यही तो लिखा था आपने, ये साइन ये गलत ऊपर वाला ही। ओके तैयबा, जी सर। आपका आया आंसर? जी -3/1। अच्छा, देखो पोजीशन वेक्टर होता है बेसिकली ओरिजिन से, इस चीज को कहते हैं। यानी लेट्स सपोज कि मैं आपको कहता हूँ आपका ये वाला पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट 3 और 5 है, तो जब मैं आपको कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो जो ओरिजिन से बेसिकली यूं हमेशा ओरिजिन से जो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट थे 3, 5, तो जब मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो इसे लिखेंगे 3 और 5 इस तरह से। तो पोजीशन वेक्टर्स हमेशा ओरिजिन से होते हैं, ये फर्क होता है सिंपल वेक्टर्स और दूसरे वेक्टर्स में। सिंपल वेक्टर्स का मतलब, सिंपल से मतलब मेरा ये, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे बी है, तो अगर आप देखो तो ये तो मैंने ओ ए का लिखा है ना, तो एक वेक्टर ए बी का भी तो हो सकता है।
लेकिन ये जो है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये नो सर, डिफरेंस होता है। मुझे सही समझ नहीं क्या लगी। नहीं, क्या सर ए चीज? बी का वेक्टर फिर क्या होगा? वो तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज मैं यहाँ चलो बी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। यहाँ कहता हूँ ये 8 है और यहाँ पे बी जो था ये 7 था। तो ए से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? और सॉरी, ए से बी का वेक्टर क्या होगा? आपने देखना है एक्स में कितना मूव कर रहे हो। 2 और 5, 5 and 2. 5 5 एंड and 2 2। या हाँ जी, सर हमने पहले x लिखना है फिर y लिखना है। हमेशा वेक्टर्स इस तरह लिखते हैं। हाँ जी, बाकी लोगों को समझ आया? इब्राहिम आपको समझ नहीं आया था पहले? हाँ रूबी, आ गया समझ। ओके ओके। तो बेसिकली सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसके अंदर ये ओ वाला लेटर जरूर आता है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास ये ए बी वेक्टर था। अच्छा, ए बी वेक्टर को अगर आपने पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करना हो, अब देख लो, इसको ब्रेक डाउन करने का एक तरीका होता है। पहले आपने लिखना है बाद वाला लेटर, यानी ए और बी में जो बाद वाला लेटर है वो पहले आएगा। तो मैं लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए, हमेशा माइनस के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए बी वाला वेक्टर जो है उसमें जब आप उसको पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, तो पहले बाद वाला लेटर आएगा और पहले वाला लेटर बाद में आएगा। ये बात समझ आई है? सर इनमें और नॉर्मल वेक्टर्स में फ़र्क क्या है? फर्क ये, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है, नॉर्मल वेक्टर कहीं से भी हो सकता है। सर तो वो तो उसके जैसे ये कोऑर्डिनेट तो 0 और 0 होने चाहिए किसके? ओरिजिन वेक्टर के। तो 0 0 ही होते हैं। मतलब कि x 0 और लेकिन y 0। सॉरी, एक्स क्या? x 0 और y भी 0। हाँ, ओरिजिन पे तो यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स। सर तो वेक्टर फिर 0 0 नहीं बनना चाहिए? वो ओ देखो, वेक्टर होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। आप सिर्फ मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो, तो आप ओ पे ही खड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली अगर अब ये इसी तरह ही है कि आप घर पे थे और आप अभी भी घर पे ही हो, तो आपने तो कुछ भी मूव नहीं किया ना अपनी पोजीशन से, तो वेक्टर तो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हो आप घर से स्कूल चले गए हो, मैं कहता हूँ ओ पे आपका घर है और ए पे आपका स्कूल है, तो डेफिनेटली आपने कुछ स्टेप्स मूव किया होगा घर से, तभी कोई वेक्टर की वैल्यू निकलेगी ना। मतलब कि चेंज इन x जो ओरिजिन से लेके a तक आ रहा है वो 3 है x में एग्जैक्ट, और y में 5 हाँ है, जी तो वेक्टर 3 और 5 जी का बन गया। सही सही, जी, ठीक है सर। ये थैंक यू। मतलब है। और पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है, और जो बाकी वेक्टर्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी किसी नॉर्मल वेक्टर को आपने क्या नाम है ब्रेक डाउन करना हो पोजीशन वेक्टर्स के अंदर, तो वो इस तरह से करते हैं। अब अगर कहते तो इसकी भी लॉजिक मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो, आपके ये ए और बी के मैंने ये कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है। आपने ए से स्टार्ट करना है। ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होता है और एंडिंग पॉइंट आपका ये वाला लेटर जो एंड पे आता है ना लेटर, वो एंडिंग पॉइंट होता है। तो आपने ए से स्टार्ट करना और ओ पे बी पे जाना है। अब देखो आप क्या करोगे, पहले आप ए से ओ जाओगे, ऐसा ही है, फिर आप ओ से बी की तरफ जाओगे, इसी तरह लिखते हैं। यस सर। बाकी लोग ये बात समझ आ रही है कि आपने ए से बी पे जाना था, तो पहले मैं ए से ओ पे गया और फिर मैं ओ से बी पे गया, तो मैं बी तक पहुंच गया हूं ना। ओके, अच्छा, अब ए सर ओ लेकिन को ओ बी नहीं, ओ ए नहीं लिखना चाहिए आपको? मैं वही बताने लगा था। अब ये जो ए ओ है ना, इसको जब मैंने ओ ए करना होगा तो नेगेटिव ओ ए आ जाएगा। जब मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ बी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, यानी ओ बी वाली टर्म पहले लिख लूँ और ओ ए वाली टर्म बाद में लिखूँ, तो वो ये सेम चीज़ बनती है।
ये बात किसी को समझ ना आई हो। सर मतलब ये आप वाली ए चीज से ओ याद पे रख। मूव कर रहे सर हैं मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा, मैं इसीलिए वैसे ये बताना नहीं चाह रहा था, ये चीज ना भी याद रखो खैर है, सिर्फ ये याद रख लो कि जब भी किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक डाउन करते हैं तो किस तरह से करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ सी और डी है, इसको पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है। तो पहले मैं लिखूंगा ये बाद वाला लेटर ओ डी माइनस ओ सी। अब बताओ फैसल, समझ आया? एक्सक्यूज सर मी ये सर। समझ आ गया, ब्रेकडाउन के जब लॉजिक बता रहे थे वो समझ नहीं आया। रहने दो, वो कंफ्यूज हो जाओगे, वो इग्नोर करो। मैंने वैसे बता दी, नहीं बतानी चाहिए थी, छोड़ दो उसे। हाँ इब्राहिम। सर मतलब ए से ओ पे मूव कर रहे हैं तो ए ओ आ गया तो आपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस लगा दिया तो वो रिवर्स हो गया, ऐसे ही है? हाँ, ए ओ को अगर मैंने ओ ए लिखना है तो मुझे नेगेटिव लगाना, नेगेटिव लगा के मैं उसको वही ओ ए लिख सकता क्योंकि बात सेम रहेगी। सही। हूँ। ये इसी सर तरह है। ये देखो, ये मैं देखो, अगर ये अगर मेरा ए है ना इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा। हाँ जी बताओ फैसल, कुछ कह रहे थे। सर अगर हमें ओरिजिन से बी तक जाना है तो पहले हम ओ ए फाइंड करेंगे, फिर प्लस करेंगे ए बी। ओरिजिन से कहाँ जाना है? बी तक जाना है। तो ओ से बी डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर हमें सर ओ चलो बीच हाँ भी ठीक लाइन है, है। बिल्कुल आप दोनों तरीके हैं। आप पहले ओ से ए जाओ और फिर ए से बी चले जाओ, ये और भी अगर तरीका है। हमें बी से ओरिजिन तक आना है तो हम पहले बी से ए जाएंगे, फिर ए से ओ जाएंगे। बिल्कुल इस तरह भी जा सकते हैं। लेकिन सर आपने जो लिखा है ए ओ, वो समझ नहीं आ रही कि हम ए से ओ जाएंगे फिर बी जाएंगे, ओ आपने बी ए से जाएंगे। स्टार्ट करना है, आपने ए से स्टार्ट करना है, तो ए से कहाँ जाओगे पहले? तो हम ए बी डायरेक्ट तो भी जा सकते हैं सर। कहाँ जाना है, ए से बी पे? ए, यस सर। देखो मैं बताता हूँ, आप ये मैंने पहले ना आपको अभी ए से जनरली ओ गए, एक फिर ओ सेकंड से सुन बी। लो, सुन लो, सुन लो। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होगा। सपोज करो आप कह रहे हो ए से बी में डायरेक्ट चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपको ए से बी के ये नीचे अगर मैं वैल्यूज ना लिखता तो क्या ए से बी जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, क्योंकि वैल्यूज ही नहीं पता। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप ए से बी डायरेक्ट जा सकते हो कि ए से बी जाने के लिए आपको कोई ऑल्टरनेट रूट चूज करना पड़ेगा। वो इस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। अब बात समझ आ रही है यस सर समझ आ गया। कि क्वेश्चन में जो चीज गिवन होगी हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हमने क्या चीज चूज करनी है। मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ए से और ओ से बी जाना है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेक्टर है ए बी का, दैट इज 8 माइनस 6, और मैं आपसे कहता हूँ आपके पास जो सी डी है ना, दैट इज 3/2 ए बी। पहले तो मुझे पहले पार्ट का आंसर बताओ सारे, फिर आगे देखते हैं। सर 10। हाँ पहले पार्ट का 10। सर सेकंड नहीं समझ आ रही है। सर पार्ट बी हाँ। में जो 9 है वो y है तो y ऊपर आएगा और 6x है तो 6 नीचे आएगा, या नहीं क्या? सॉरी 6 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा ए के मैट्रिक्स में। हाँ जी। यानी आइजल, यानी ए जो है आप ओ ए को इस तरह लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब समझ आ रहा है कैसे करना है या मैं बता दूं? यस सर आ गया। ओके। हाँ सर बाकी तो फैसल रूबी तो तैयबा सर बी का हम्म। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सोचो। सर उसमें तो दोनों अननोन है तो एक x और एक y, उनको क्या अननोन? एज इट इज लिख क्या देंगे अननोन है? कोऑर्डिनेट्स। हाँ हाँ तो मतलब ऊपर x और नीचे y। हाँ। सर लेकिन इनको इक्वल किसके पुट करना है? किसके करना होगा? सी डी, लेकिन सर सी डी की तो कोई वैल्यू नहीं। सी डी के क्यों? तो सी डी के इक्वल पुट क्यों करोगे? सर सब्जेक्ट नहीं बनाना। आप ए और बी यूज कर रहे हो तो सी और डी कहाँ से आ गए? खैर मैं बताता हूँ, रुक जाओ।
मैं बता देता हूँ। मुझे बताओ फैसल भी तो तकरीबन आप लोगों को समझ आया बी कैसे होना है? नहीं सर। नहीं सर। ये देखो आपको ए बी का वेक्टर दिया हुआ है, इसको जब पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओके, किसी को ये बात समझ ना आई हो कि ये ब्रेक डाउन? अच्छा ओके, सर मैं यानी सब मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व करना चाह रहा था। सर आंसर 14 मैट्रिक्स और 3 है। जी। अब इस ओ ए को मैं इधर ले आता हूँ, आपने क्योंकि बी फाइंड आउट करना है ना, तो मैं ओ ए को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा ओ बी प्लस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अगर अब आप लोग देखो आपको ए बी भी पता है विच वॉज 8 माइनस 6 और ओ ए भी पता है विच इज 6 9, तो ओ बी निकल आएगा। सर 14 and minus 15 बी का 3 minus 3 14 and minus 3 नहीं 14 एंड plus 3 3 yes three। sir हाँ 3 है ओके सर जी। CD 12/9 होगा। कितना होगा? 12/9 -9। माइनस क्यों सर? देखो यस सर सर -6 है तो -9 होगा। जी। सर 14/3। हाँ 14 और 3 तो अच्छा, अब उसने कोऑर्डिनेट का है ना, तो याद रखो जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से लिखने हैं, इस तरह से फाइनल आंसर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अगर वो वेक्टर सर पूछता है तो हम मेरा वो भी वर्टिकली लिखते हैं। सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। सर CD का 12 और -9 है। बिल्कुल सर मेरा भी सी डी का 12/9 -9 है। ठीक है। सर ओ सी इज 3 and 6। ओ सी नहीं 3 एंड 6 तो नहीं है। -11 and -11 and 13। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल सेम पार्ट जिस तरह हमने बी किया ना, सेम उसी तरह डी होना, कोई भी डिफरेंस नहीं है सवाए वैल्यूज के। sir D का answer 13 and minus 5 नहीं, आपका सी डी क्या आया था? 12 and minus 9 हाँ ये तो ठीक है। sorry 13 and minus 5 है D का answer नहीं सर -11/13। हाँ ये ठीक है। ओके नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप इतनी देर। सर हो गया -11/13। चलो गुड, अगला वाला ट्राई करो आप। किस किस का रह गया? इब्राहिम का रह गया और आइजल का रह गया। सर इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं, या अगर बनाना चाहते, लेकिन बनाओगे कैसे? आपको कोऑर्डिनेट्स थोड़ी पता है या पता है? नहीं है पता सर, हमें सिर्फ पता है चेंज इन कोऑर्डिनेट्स। चेंज का पता है, गुड, ये चेंज होता है। रफली स्केच बना के चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट अपनी मर्जी का कोई भी रख लो। हाँ आइजल निकला? sir कर रही हूँ अच्छा चलो नाम बता देना मुझे। सर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and -5। नहीं, सी डी का क्या था आपका, पहले ये बताओ। सर सी डी का तो था 12 और -9। ये ठीक है, सी गलत है, देखो क्या गलती की है। सर हाँ जी अगर हम JK + KL and LM करें तो हमारे पास ठीक है M आ ठीक है, जाएगा। जी जी कर लो बस, ठीक हो गया। sir क्या था आंसर D का -11 और 13। आ गया sir
JM का आंसर -5 और 6 है। -5 6 नहीं, सर कैसे होगा साइन ये? मिस्टेक तो नहीं की आपने? कैसे किया जरा बताना। सर JK प्लस LM। JK प्लस LM, तो ये इसी तरह अच्छा चलो मैं बताऊं क्या मिस्टेक है। ये देखो, सपोज करो ये J था, ये K था, और आपने कहा LM यूं, तो अब आप मुझे बताओ, आपने इसको और इसको ऐड किया है, तो K और L तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे आपसे। ओके सर। सर तो ये आपने -2 7 और -2। हाँ ठीक है। बिल्कुल सर, मेरा भी यही है, 7 over -2। सर पार्ट डी का आंसर है 11 over -5। नहीं इब्राहिम, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। CD इज इक्वल्स टू OD माइनस OC। CD आपने कहा था 12 और -9 है, OD जो है वो 1 और 4 है, माइनस OC को मैं इधर ले आता हूँ, 1 4 -12 -9 -11 और 13, ये आंसर है। सर कहाँ 7 गलती की थी? -2। हाँ 7 -2। सर इसको कैसे करना है JK वाला? JK वाला, ये देखो, आपने J से K पे जाना है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो J होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे गिवन वेक्टर्स देखें तो मेरे पास एक वेक्टर है J से K का, यानी आप J से K तक जा सकते हो। फिर अब कनेक्टिंग पॉइंट आपका K है, अब जैसे ये वाला वेक्टर है, ये K का है, तो आप K से L पे जाओगे, और फिर L से आगे आप कनेक्ट कर रहे हो M तक, तो लास्ट पे लिखेंगे LM। अगर आप तो देखो सर आपके आंसर मेरा 5 over 2 आ रहा है, सही है? 5 and 2 सॉरी। 5 नहीं आता, सॉरी क्या, दोबारा? 5 and 2। नहीं, मुझे लगता है प्लस माइनस भूल गए हो आज। सर 7 and 2 नहीं आया? आ गया सर, 7 7 and 2। एंड -2। यस सर। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ओके, अब ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे ही नजर आते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ। इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, ओके, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, AB, AX, OX, ये C पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट है आपका AB, बता सकते हो कोई आंसर? एक दो तो बता देंगे, बाकियों को मैं समझा देता हूँ। सर पिछले पार्ट में आपने कहा था कि के इनका जॉइनिंग पॉइंट है क्या, तो इसमें एक्स नहीं आएगा? आपने A से B जाना है ना, यस सर। तो क्या एक ही रास्ता है A से B जाने का? सर 4Q - 4P। हाँ ठीक है। हाँ तो ये बात पता है किस तरह होगा? नहीं। नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। ओके चलो मैं बता देता हूँ। देखो बहुत इजी होता है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना होता है। अब वो कहता है कि आपने A से B पे जाना है। अब वेक्टर्स जो होते हैं ज्यादातर उसी तरह होते हैं कि जिस तरह आप लोग गूगल मैप्स को देखते हो, ठीक है।
बहुत ही सिमिलर होते हैं कि वो अब आपने ए से स्टार्ट करना है जर्नी और बी पे जाना है। अब जरूरी नहीं होता कि एक ही रास्ता हो ए से बी जाने का। ये इसी तरह है कि आपने स्कूल से घर जब जाना है, ठीक है, तो एक रास्ता नहीं है, उसके मल्टीपल रास्ते हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा रास्ता चूज करते हो। यहाँ पे भी इसी तरह है, आपने जब ए से बी पे जाना है तो आप अपनी मर्जी का रूट चूज कर सकते हो। हर रूट से आंसर सेम आएगा, किसी से भी डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली रूट वो चूज करते हैं जिसकी वैल्यूज हमें गिवन होंगी, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि मैंने ए से बी ये डायरेक्टली मैंने चले जाना है, आप बेशक ये रूट चूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोई वैल्यू ही नहीं पता तो आपको क्या फायदा ये रूट चूज करके, ठीक है। ये इसी तरह ही है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो इसका मतलब है ये रोड ब्लॉक है, आप इस रास्ते से जा नहीं सकते, तो आपको कोई और रूट चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई दूसरा रूट देखूं ए से बी जाने का, तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि पहले मैं ओ से ए पे चला जाऊंगा, ए से ओ पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए से मैं ओ पे गया, और फिर इस ओ से मैं बी की तरफ चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ओ बी। ये बात समझ आई है सबको? जी। ओके, तो अब ए से ओ का वेक्टर क्या होगा? 4p। 4p। अच्छा, सर -4p। हाँ, -4p। देखो डायरेक्शन को याद रखना, वेक्टर्स में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये ऊपर की साइड पे पॉजिटिव 4p था, तो जब आप ए से ओ वापस की डायरेक्शन में आओगे तो ये -4p होगा। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ओ से बी की वैल्यू थी 4q। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं? सर समझ आ गई। बाकी लोगों को भी? जी सर। ओके। अच्छा देखो, अब रेशो वाले जो होते हैं, अब याद रखना रेशो वाले काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने में आएंगे पास पेपर्स में, ठीक है। अब रेशो उसी तरह ही करते हैं सॉल्व जिस तरह आपने क्लास 6, 7, 8 वो लेवल्स में जब सीखा था रेशोज करना, ये वही तरीका है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं जो मेथड यूज करता हूँ, जिसको मैं रेशो मेथड ही वैसे बोलता हूँ, उसको कुछ यूं रख लेते हैं। उस आपको उसने ax और xp की रेशो दी है। मैं एंड पे हमेशा कहता हूँ कि आपका एक टोटल का कॉलम एंड पे होना चाहिए। तो ये टोटल कितना बनता है? ए से एक्स और एक्स से बी, ये टोटल बनता है ए बी। यहां तक बात समझ आ रही है कि मैंने 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए? सर टोटल किस चीज़ का बनता है? आपने ए से एक्स पे गए और एक्स से बी पे गए, तो टोटल आपका पाथ जो था वो ए से बी का ही है ना। ए से यस स्टार्ट सर। किया और बी पे end किया, तो मैंने ये ऐसे सारा ही है। लिख लिया। हाँ, सर तो रेशो का एंड पे ही मैं मतलब टोटल मल्टीप्लाई करना होता है ना? किस चीज का मतलब मल्टीप्लाई होता है? रेशो को अगर हम जो रेशो के डॉट्स है इसका हाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, या वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। अब आपने करना है क्या है, जो रेशियोज आपको दी हुई है या जो वैल्यूज दी हुई है, आप मैं उसके नीचे वो लिख लेता हूँ। ये तो 1:3 था टोटल ए बी। ए से बी तक टोटल कितना होगा, इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा आएगा 4। ठीक हो गया। अब इन तीनों वेक्टर्स में से देखा जाए ए एक्स एक्स बी और ए बी, इनमें से कौन सा आपको पता है? ए बी। हाँ, बाकी लोग बताओ। सर ए बी का पता है, हाँ, यस सबको मतलब सर। बाकी नजर आ सारे रहा तो है? अननोन है। एग्जैक्टली बाकी सारे अननोन है। सिर्फ आपने ए बी जो पहले पार्ट में फाइंड आउट किया हुआ है, मैं ए बी वाले कॉलम में उसके नीचे उसको लिख लेता हूँ -4p + 4q। और अब मैंने ए एक्स फाइंड करना है, तो मैं ए एक्स के नीचे आप लिख लो x। यहां तक बात समझ आ गई? सर आपने ओके, वो AB के टोटल को 4 क्यों लिखा है? टोटल रेशो कितनी है? ओके। ठीक है, टोटल रेशो का टोटल किया। ओके, तो हम फॉर द टाइम बीइंग या अभी हम ये दरमियान वाले कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे रेलेवेंट कॉलम्स फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस चीज को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं करता हूँ तो ये बनता है 4x = -4p + 4q। 4x में इधर रखता हूँ, अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ
तो ये बनता है माइनस पी प्लस क्यू, और 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा माइनस पी प्लस क्यू। तो अगर मैं करूं, मेरा ए एक्स का वेक्टर क्या है, दैट इज माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ मैं सर लिख बस देता हूँ, ये नहीं, यही आंसर है। जी ये आंसर है। इस केस में हमारा डायरेक्ट निकल आया ना। सर लेकिन इसमें वैल्यूज नहीं, जरूरी नहीं कि वैल्यूज में हम ना ना बताएं ना, न्यूमेरिक फॉर्म में। अगर अगर क्यू लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू सॉरी 4। नहीं नहीं, अभी फाइनल आंसर मैं पूछ रहा हूँ। ये जो ए एक्स लिखा है जिसके सामने मैंने, इधर मैग्नीट्यूड क्यू का कितना है? क्यू की डायरेक्शन में 1, क्योंकि कोई नंबर नहीं होता, 1 नंबर होता है। सर हाँ जी, अगर हम ओ ए देखें, 4 हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड पी डायरेक्शन है, जी और अगर हम वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स में लिखते हैं, इसको हम कॉलम वेक्टर में नहीं लिख सकते ना। नहीं अगर हम लिखते हैं तो उसमें तो हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। जब आप 3 लिखते हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 3 जा रहे हो। यूं लिखा है ना 3 और -5, तो ये क्या बताता है कि आप राइट साइड पे मूव कर रहे हो 3 स्टेप्स, यही मतलब होता है ना। यस सर। तो वो डायरेक्शन भी आपको बताता है, प्लस या माइनस जो होता है वहां पे वो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है सर। ओके, बाकी आइजल, रूबी तो तैयबा, आप लोगों को समझ आया कि ओ ए एक्स कैसे निकला? जी सर। ओके, तो अब ओ एक्स निकालना है, जरा ओ एक्स निकालो, किसी से निकलता है तो मुझे बताओ कितना आता है। 3p प्लस क्यू। ठीक है, सर आई हैव नो आइडिया। तो गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? और आइजल आपका? आंसर कर रही हूँ। अच्छा कर लो पहले, फिर एक ही दफा समझा देता हूँ सबको। सर क्या मतलब तो ये ओ बस, एक्स का तो इसने रेशो भी नहीं दी। तो आपने ओ से उसने रेशो नहीं कहा, आप उसने कहा आपने ओ से एक्स जाना है, तो कैसे जाओगे? तो सर क्या आंसर था? 3p प्लस क्यू। आ गया सर। ओके, आइजल लगता नहीं आया। Yeah. अच्छा अभी मैं बताता हूँ, तैयबा आपका हुआ? सर बस एक सेकेंड। अच्छा चलो कर लो खत्म। सर क्या किया था आइजल? अगर x2 ओरिजिन होता, क्या होता? अगर x2 ओरिजिन होता, हमें वेक्टर फाइंड करना होता, हम्म, फिर हम माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ डायरेक्शन दोनों को इस उलट केस हो में। गई। जी जी हाँ सर 3p प्लस क्यू। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ आइजल सर आ मुझे गया बताओ मेरा क्या भी। किया था आगे? अब आ गया। वेक्टर्स की हमने सारी चीजें कर ली हैं, सिर्फ एक चीज रहती है, और वही एक चीज है जिसकी वजह से वेक्टर ना थोड़ा मुश्किल लगता है नहीं मुश्किल, लेकिन थोड़ा लगता है। तो पहले जरा ये वाला कर लो, ये आसान है क्वेश्चन। जरा मुझे ये करके दिखाओ और बताओ क्या आंसर्स आते हैं। जो जो जिसकी वैल्यू निकलती जाए ना, जैसे डी सी क्या है, बी सी क्या है, बी एक्स कितना है, एक्स सी कितना है, ये जो जो निकलता जाए मुझे बताते जाना। सर हाँ जी, ये दोनों पैरेलल है तो हम वैल्यू यूज कर सकते हैं पैरेलल साइड की। बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू, वैल्यू के डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा तो सेम मैग्नीट्यूड क्यों होगा? रीजन क्या है, मतलब मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। सर फर्स्ट आंसर क्या है? आप बताओ। 3q प्लस 2p। हाँ ठीक है,
हाँ जी। ऐसे नहीं है कि दोनों पैरेलल है। ना, पैरेलल होने की वजह से मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी हो सकता है। देखो जैसे मैं कहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज करो ये ए है और ये 2A है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ए वेक्टर भी सेम है, मैग्नीट्यूड का फर्क है। पैरेललोग्राम के अंदर ना ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। ओके सर। Yes, sir. 3Q plus 2P. ओके। सर बी पार्ट में फिर से हम रेशियो वाला करेंगे ना? बिल्कुल, पहले आपको रेशियो से निकालना पड़ेगा bx। तो जरा मुझे बताना आपका bx कितना आता है। सर हम bx क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ax और ab निकालना होगा। ab तो है हमारे पास, आपने हमें a से x पे जाना है, तो कैसे जाओगे? सर ab से bx। तो bx है हमारे पास क्या? नहीं। इसीलिए सर तो मेरा निकालना है bx रेशियो से। आ रहा है कितना आ रहा है? 2q सर। 2q। हाँ ठीक है। सर इसी तरह हम सी एक्स भी फाइंड कर लेंगे। नहीं, हमें हाँ सी एक्स फाइंड की जरूरत ही नहीं है सर। बिल्कुल, मतलब cx करके भी हो सकता है, बगैर cx के भी इस केस में हो सकता है। 2p plus 2q। ये ax। तो बी पार्ट का आंसर है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक हो गया। हाँ तो लेकिन ये बात बताओ, आपको कुछ समझ आ रहा है कि सर नहीं? xd के लिए हमें सी एक्स फाइंड करना होगा। आपकी मर्जी है, कर लो। उसके अलावा कैसे होगा सर? पहले कर लो, आंसर निकाल लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। सर इसी का मैंने कर लिया है। हाँ 3Q plus और 2P फिर? हाँ ठीक है। और bx है 2Q। ठीक है, तो ax कितना होगा? b plus 2Q। सॉरी, रिपीट करना। b plus 2Q। b प्लस 2q क्या होता है? b कहाँ से आया? a से x पे जाना है, तो पहले a से कहाँ पे जाओगे? अच्छा, बंद हो गया उसका। सर q minus 2p। हाँ ठीक है। अब बताना सर दूसरा तरीका कैसे? x से b, सर b से a और a से d। जी ऐसा। सेम आंसर। ओके गुड। सर सर सी x पार्ट से अगर ए हम बी d से। जा रहे तो उस तरफ बहुत लंबा नहीं हो जाएगा सर? कोई बात नहीं है, इससे आपको x ही निकालना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इस रास्ते पे सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। तो एक्चुअली जो आपने किया है, पहले आपको x ही निकालना पड़ा है और फिर आप गए हो। बात समझ आ रही है? अगर हम नीचे से जाते तो आपको कुछ निकालना नहीं पड़ना था, सारी वैल्यूज आपको पता है। यस सर। आंसर सेम आता है दोनों से। हाँ रुबीत, क्या कह रहे थे आप? सर बस कुछ नहीं। हो गया आपका कि नहीं हुआ अभी लास्ट वाला? सर कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कर लो, कोई बात सर नहीं। जी उस मेथड से 5q and minus 2p आ रहा है। नहीं भाई, डायरेक्शन देखो, x से b जाओगे तो -2q आएगा। यस सर, सही सही। सर जी आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? सर अगर देखिए हम अगर x से c जाए फिर d जाए तो ये रास्ता छोटा है। हेलो सर, अगर हम आपको x आवाज से आ रही b है? जाए, बोलो बोलो। अगर हम x से b जाए फिर b से a जाए, a से d जाए, तो ये रास्ता बड़ा होगा, तो इसका तो मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। नहीं
नहीं, आप चाहे ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो लेकिन एक्सेस डी अगर डायरेक्ट लाइन बनाए तो फाइनल आंसर तो वही बनेगा ना, चाहे जिस मर्जी रास्ते से जाओ। मतलब ये एक्स से बी की डिस्प्लेसमेंट है। एग्जैक्टली जो सर वो हेड टू यहाँ पे टेल ना रूल है। पावर शॉर्टेज बहुत है तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ गई है। जी सर, अभी अभी आई है। अच्छा चलो, ये वाला कर लिया था कि कर रहे थे? सर ये क्या चीज़ है? अच्छा रुको, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर वो ही करना। अच्छा सर, जरा मैं ये जो देख लूँ कौन चैप्टर है, सा। ये वेक्टर्स वाला, ये D4 में है? ये हाँ है। Q minus 2p. Q-2p, ओके। ये वाला ट्राई करो आप लोग। सर पार्ट ए के पार्ट 1 का आंसर है -2p + 2q। नहीं। सर F2E है। हाँ, सर तो 2p मतलब कि -2p हो जाएगा क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। टू क्यों आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर p मिड पॉइंट है तो 2p's किसने, हमें मतलब चाहिए F आपको से A पे किसने कहा जाने ये के मिड और फिर पॉइंट? A से ही। So minus p plus q. हाँ ठीक है, रमीज यही आंसर है। हाँ बोलो इब्राहिम। Same answer, sir. ओके फिर -p + q होएगा आई एग्जैक्टली गेस। सही। जी, ये भी होगा क्योंकि वैल्यूज ही यही है उसकी। अच्छा सर, मैंने वो गलत पढ़ा था, वो E इज द मिड पॉइंट लिखा, मुझे लगा Q एंड P इज द मिड पॉइंट। वो मुझे समझ आ गया था। सर AB4P होगा। ए बी जी। सर सर पार्ट 2 का आंसर है P - Q। पार्ट कौन सा? पार्ट ए का पार्ट 2। नहीं, बी से ए कितना है? सर लेकिन B to C डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो बी से सी की वैल्यू गिवन है आपको? नो सर। तो फिर कैसे निकाली आपने? ऑब्वियसली इसका यही मतलब होना, कोई और दूसरा रूट चूज करोगे तो दूसरा सही, तो रूट कौन सा मतलब बनता है? -p + Q। बी से ए भाई, बी से ए। बी से ए पी थोड़ी है, पी जो है वो सिर्फ ए से एफ तक है। सर -4 + 2q। हाँ हाँ इब्राहिम। Sir minus p plus 2q है first part का। इसका 2q क्यों है? Sorry, minus p plus q. हाँ सर A से B तक की तो रूट ही नहीं है, B से A तक। तो उसके लिए उसने हमें ये दिया हुआ है, इसको यूज करें। और ये जो ई सी वाला पार्ट है ना, ये भी मिसिंग है, उसके लिए उसने ये वाली लाइन दी हुई थी हमें। सर k कहाँ पे होगा। ये फैसल मैं बता देता हूँ, ये भी नहीं होगा, यही चीज एक रह गई है। वेक्टर्स बाकी सारा पढ़ लिया। सर Sir, ये हो जाएगा 2q - 4। थोड़ा सा गलत है, दोबारा देखो। 4p। सॉरी, हाँ हाँ वही वही बना। जी ठीक हो गया। हाँ तो ये बोलो। 2q minus 4p. sir minus 4 हाँ plus 2q. माइनस 4 plus 2q. -4p, नॉट -4। वेक्टर भी तो लिखेंगे साथ। Sorry. ओके। हाँ इधर आपने नहीं बताया अभी तो कोई आंसर। Yeah, sir, इसमें -4p + 2q. हाँ और ऊपर वाला भी हो गया था एफ ई।
जी सर मैंने बताया था। अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। ओके, मैं यहाँ पे ज़रा वेक्टर्स लिख लेता हूँ जो मिसिंग थे। इतना हिस्सा Q था, इतना हिस्सा 3P था, यानी ये टोटल जो है ये 4P था, और ये टोटल जो था वो 2Q था। ठीक हो गया? ओके, अब वो आप लोगों से कहता है कि अच्छा BD इज इक्वल टू KBC। अब उसने कहा BD इज इक्वल्स टू K, और BC हमने, मेरे यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ये था -P+Q, और ये था -4P+2Q। ओके, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ -4P+2Q, और इसको चाहे मल्टीप्लाई भी कर लें, ये लिख सकते हैं, ये BD है हमारा। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? BD लिख सकते हैं इस तरह से? यस सर लिख सकते हैं। जी सर। ओके, अब आपने FD निकालना है, यानी F से D तक जाना है, तो कैसे जाएंगे? सर F से C पे D। F से C। F से C डायरेक्ट थोड़ी हमें पता है ना, F से C कोई डायरेक्ट लाइन है। F से कहाँ जाएंगे पहले? B, F से F B, से A। A से B, B से C, then D। एक सेकंड, एक एक करके। F से सर F से A, हम्म और फिर C, मतलब फिर E, और फिर C, और फिर D। अच्छा, और कोई बोल रहा था? F से B and B से D। यस सर। अच्छा, और ओके, हाँ, आइजल और तैयबा आप सर दोनों हम रह गए। A से B एंड हाँ, देन B से C देन D तक नहीं जा सकते? दोबारा बोला। F से A से। नहीं, स्टार्टिंग तो FD निकालना ना आपने, तो A से क्यों स्टार्ट करोगे? ओके। हाँ हाँ, आइजल और तैयबा आप दो रह गए। FD प्लस BD हो सकता है। हो सकता है। ओके, इब्राहिम आपने बोला था F से A से C और C से D, यही बोला था? यस सर। ओके, बाकी लोग भी देख लो। उसने कहा था F से A जाएंगे, A से C जाएंगे, और C से D जाएंगे। बिल्कुल, ये एक वैलिड रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में मसला ये है कि आपको C से D की वैल्यू नहीं पता। ऐसा ही है इब्राहिम? तो आप ऑल्टरनेट रूट चूज करोगे। ऑल्टरनेट रूट क्या है कि आप पहले F से B चले जाओ और B से D चले जाओ। ठीक है, F सर से B BC भी की तो हमें पता है, वैल्यू और हमें पता नहीं। B से D डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, B से D तो हमें पता है ना, ठीक तो है हमने ये सर। निकाला। ओके, अच्छा, आप लोग निकालो, मैं भी यहाँ पे करता हूँ, और फिर देखते मैच कर लेंगे। सर मेरा आ रहा है 3P माइनस 4KP प्लस 2KQ। मेरा ओके, भी। जब ठीक है, अब नॉर्मली सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, जब 3P+2P लिखा होता है तो आप लोग क्या करते हो? दोनों को ऐड कर लेते हो ना? 2P तो नहीं रहने देते ना? यस सर। तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट स्टेप पे इधर से P कॉमन निकाल लेना है। तो मैं इसको लिखूंगा 3 - 4K, और इसको वैसे को वैसा ही रहने देंगे, और इनके ऊपर ये कैप्स बना लेंगे ताकि पता हो कि ये वेक्टर है। तो ये सर आंसर है हमारा। कॉमन तो तब लेते हैं कि जब पूरे एक्सप्रेशन में इस तरह हो। क्या मतलब? दोबारा रिपीट करो। कॉमन तब लेते हैं जब पूरे एक्सप्रेशन में चीज कॉमन हो, इसमें तो पूरे में नहीं है। इन दो में कॉमन है ना, हमने इन दोनों से कॉमन निकाला। सर अलजेब्रा में इस तरह कर सकते हैं। सर आपने K कोई जब याद नहीं, कांस्टेंट टर्म लिया है? जी, ये उसने ली है। अच्छा हाँ, आइजल मैं आपको बता रहा था,
जब आपको याद है अलजेब्रा के अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो दो दो के पेयर्स बनते हैं यस सर। मिड टर्म ब्रेकिंग में, तो ये उसी एक किस्म का मतलब अलजेब्रा में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमने इन दो से कॉमन लिया। ठीक है सर। सर अगर कॉमन ना ठीक है ना, लें तो ले लेना। मैं अभी बाद ये अभी ना एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट में यूज होगा, तो ले लेना कॉमन, वो मैं सर बताता हूँ किस तरह से यूज होता है। हाँ जी, आप ये के का समझा सकते हैं? देखो जैसे लेट्स सपोज के का मतलब ये है कि ये ए था ना, ये 2a है, और ये एक और लाइन है कि जब यहाँ मैं के ए लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन तो ए वाली है, लेकिन के की जगह कोई मैग्नीट्यूड है, फॉर द टाइम बीइंग इट्स अननोन, हमें नहीं पता वो कितना है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो तो k इज लाइक अ कांस्टेंट, जिस तरह x को भी आप सपोज x यूज करते हो अलजेब्रा के अंदर, वो x की कोई वैल्यू होती है, वो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं जो भी निकलती है, लेकिन x की कोई वैल्यू होती है, उसको हम x ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे भी वेक्टर्स के अंदर जो दो कॉमन लेटर्स हैं जो यूज होंगे, एक होता है k और एक होता है h। वेक्टर्स के अंदर ये दो हम कॉमनली ज्यादातर यूज करते हैं। लेटर आप कोई भी यूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में खुद के और एज को ज्यादातर यूज करता है, तो हम भी उन्हीं को ही यूज करेंगे वेक्टर्स में। ओके, यहाँ तक यस कोई सर। कंफ्यूजन हो? हाँ, ओके, तो ये भाई यहाँ तक समझ आया आपको? जी ओके, अच्छा अब देखो लास्ट पार्ट जिसके लिए ये वेक्टर्स थोड़ा सा लगता है, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि इसके मार्क्स दो होते हैं, लेकिन इसके लिए वर्किंग आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं कि आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत आसान तरीका है मैं जो बताने लगा हूँ, मतलब इजीली आपको समझ आ जाएगा, मैं खुद इसी तरह ही करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखना है कि आपको कौन से तीन लेटर्स की यहाँ पे बात कर रहा है, वो कह रहा है एफ ई और डी, ठीक है। नॉर्मली दो तीन वर्ड्स यूज होते हैं, या तो वो पैरेलल का वर्ड यूज करेगा, या वो कोलिनियर का वर्ड यूज करेगा जो कि यहाँ उसने किया हुआ है, या वो कहेगा ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सर के मतलब पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। हाँ, बाकी लोगों को नहीं पता था ना। नहीं नहीं सर। सर। तो पूछ नहीं लेते हैं ना कि यहाँ उसने कि कोलिनियर लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या? ओके, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये आपके एफ ई और डी, जैसे यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ एफ है, यहाँ ई है, और यहाँ डी है। वो कहता है एफ ई और डी तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अच्छा यहाँ, हाँ जैसे ये देखो ये डायग्राम बनी हुई है ना, ओके, वो कहता है कि एफ ई और डी, यानी अगर आप यूं करके एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना, ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये मतलब होता है कोलिनियर का। अच्छा, ये डायग्राम ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि करने का मेथड हमारा सेम रहेगा। अच्छा, अब इसको करना किस तरह से, आप लोगों ने करना ये है कि तीनों लेटर्स को पहले मैं यूं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इन लेटर्स के सबसे पहले आप लोग कॉम्बिनेशन बना लो। किस तरह? एक कॉम्बिनेशन बनेगा एफ ई, एक बनेगा एफ डी, और एक बनेगा ई डी। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है? सर एफ। ई एफ एफ ई एक ही बात है। सर लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो आपने कहा था कि बन सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी था ना, बस वो वहीं तक। ओके, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारा। अच्छा, नॉर्मली जब आप देखोगे ना, इन इन तीन कॉम्बिनेशन में से कोई दो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यूज करने होते हैं, ठीक है। तो कोई दो कॉम्बिनेशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट ऊपर कर चुके होते हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप लोगों ने एक एफ ई, ये सबसे पहले पार्ट में एफ ई भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और इसी तरह देखें एफ डी, ये जो अभी हमने ये फाइंड किया था, दिस वाज एफ डी, ये भी फाइंड आउट किया हुआ है। ई डी को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, तो इसको मैं यहाँ कट आउट कर देता हूँ कि इसको मैं यूज ही नहीं कर रहा।
यहाँ तक बात समझ आ गई है कि हम पहले दो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से दो यूज करने। इन केस अगर आपको नहीं सपोज करो एफ डी भी आपके पास नहीं था, तो ऑब्वियसली फिर आपको कुछ ना कुछ फाइंड इनमें से तीनों में से कोई दो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि दो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए होते हो, उन्हीं को हम यहाँ पे दोबारा से यूज करेंगे। ये बात समझ आई है कि नहीं? आ गई सर। ओके, अब इसको सॉल्व इस तरह से करना है। आप ये एफ ई लिखा हुआ था, तो आपने लिखना है एफ ई। अच्छा, अब जिस तरह यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे उसने के यूज कर चुका है वो ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एफ ई के बजाय के बजाय मैं यहाँ एच यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एफ ई इज इक्वल्स टू एच एफ डी। कोई बंदा कहता है मैंने एफ ई पहले नहीं लिखना, मैंने एफ डी पहले लिखना है, यानी यूं लिखना है कि पहले मैं एफ डी लिखूं, फिर मैं एच लिखूं और फिर मैं एफ ई लिखूं। दोनों ही ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे तो के जो हमने फाइंड आउट करना है वो सेम आएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सही है, कि एच इसको क्या लिखना किस रिप्रेजेंट तरह से? करता है? एक कांस्टेंट है जिसकी अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह एक्स हम अलजेब्रा के अंदर सपोज करते थे, वेक्टर्स के अंदर हम एच सपोज करते हैं। तो अगर हम ना ठीक है, लिखें? नहीं नहीं लिखना तो है, लिखे ना कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। सर क्या आप मतलब एक्स एच लिख लो, सब्जेक्ट है? ए कांस्टेंट है, सब्जेक्ट होता है अकेला करना। एज एक कांस्टेंट है जो हम फाइंड आउट सर करेंगे। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि एफ ई इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ डी। हम्म, लेकिन अगर हम एफ ई को ये देखें, को रीअरेंज करें, तो फिर हमारे पास तो बनना चाहिए कि एफ ई डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू एफ डी। हम्म कर सकते हैं फिर, लेकिन आपके पास एज है नहीं ना। नहीं ना सर, लेकिन आपने नीचे लिखा कि अगर हम एफ डी यूज करते फिर भी आंसर सेम आता। अगर हम ये यूज करते एफ डी इज इक्वल्स टू एच एफ ई, हाँ क्या हुआ इसमें? नहीं ना सर, मतलब अगर आप देखें ऊपर वाली इक्वेशन में एफ ई, अगर हमने एफ डी फाइंड करना हुआ तो हम एफ ई को एच से डिवाइड करेंगे। अच्छा, लेकिन नीचे इक्वेशन में फिर अगर हम एफ ई फाइंड करें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि एज की वैल्यू सेम आएगी, मैंने आपको कहा था के की वैल्यू सेम आएगी। अभी करके भी मैं दिखा दूंगा। एज की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट आएगी, लेकिन एज की वैल्यू निकालना मकसद नहीं है, निकालना मकसद के की वैल्यू। देखो ये इस तरह से है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एफ ई है और मैं कहता हूँ ये जो एफ डी है ना, इसी तरह मैं कह देता हूँ जो एफ डी है वो 3 टाइम्स है एफ ई। ये बात समझ आ रही है यस सर। कि कोई भी चीज है उसको एक्सटेंड कर दिया और वो कह दिया कि वो 3 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर लूँ, एफ ई इधर लिख लूँ और यूं लिख लूँ, यानी एफ ई जो है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो 1/3 है एफ डी का। तो देखो दोनों केसेस में आपका एज डिफरेंट आ रहा है, लेकिन मतलब एक ही बनता है। के की वैल्यू हम तुम्हारी दोनों केसेस में सेम आएगी। ठीक है सर। अच्छा, हाँ आइजल रूबी तो तैयबा, आप लोग बताओ आपको समझ आया कि क्या यस सर, समझ आ क्या गया। बात करूं? ओके, ये मैं जरा इररेलेवेंट चीजें जरा रेज कर देता हूँ पहले। ओके, अब जो जो हमें गिवन है हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो एफ ई हमने कहाँ निकाला था, सबसे ऊपर ये पहली लाइन में, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस पी प्लस क्यू, फिर एच ब्रैकेट, और एफ डी मैंने ये निकाला हुआ है पी 3 - 4 के ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 के क्यू, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ आ गया? थोड़ा सा मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 3 - 4 के, और फिर ये वाला एच इससे होगा तो ये बनेगा 2 H K Q, और ये इस साइड पे -P + Q। यहां तक समझ आया?
Yes, sir. ओके अच्छा, अब करना ये है, अब ये देखो, अब वेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है। ये मैं ऊपर कैप बना लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये वेक्टर्स हैं। हम क्या करते हैं, पी के वेक्टर को इस साइड पे पी के वेक्टर के इक्वल पुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ माइनस पी इज इक्वल्स टू एच पी 3 माइनस 4k। ठीक हो गया। और इसी तरह q के वेक्टर को मैं इधर q के वेक्टर के इक्वल पुट करूंगा, तो 2hkq। ये बात समझ आई है कि हम बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसलिए राइट साइड का वेक्टर और लेफ्ट साइड का वेक्टर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो p वाला वेक्टर p वाले वेक्टर के इक्वल होगा और q वाला वेक्टर q वाले वेक्टर के इक्वल होगा। ये बात समझ आई है? आ गया सर। अच्छा, अब देखो, अब जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये q और ये q कट जाएगा तो ये बचेगा 1 2 h k। और अगर मैं यहाँ पे h को सब्जेक्ट बना लूं तो ये बनेगा 1/2k। ठीक हो गया। और जब मैं इस साइड पे सिंपलीफाई करता हूँ तो यहाँ पे भी ये p और ये p सिंपलीफाई हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा -1 h 3 - 4k। अब ये जो मैंने h यहाँ निकाला था, ये वाला, इसको उठा के मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1/2k 3 - 4k, इस 2k को मैं इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो -2k इज इक्वल टू 3 - 4k। ये 4k इस साइड पे आएगा, तो ये बन जाएगा 2k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये मेरा आंसर है k की वैल्यू का। सर अगर हम जो लेफ्ट साइड वाला h निकाल के फिर राइट साइड वाला निकालें, आंसर सेम आएगा? कौन सा वाला? ये वाला, यानी इसको इधर h को यस सब्जेक्ट बना ले। यस। बिल्कुल बिल्कुल, करके देखना। मैं करके दिखा देता हूँ। ये था -1 इज इक्वल्स टू h 3 - 4k। जब -1 3 - 4k इज इक्वल्स टू h। ओके, ये थी मेरी राइट साइड। ओके, ये इक्वल था 1 इज इक्वल्स टू 2hk। ओके, अब जब इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है -2k इज इक्वल्स टू 3 - 4k। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 4k इज इक्वल्स टू 2k -2k, सॉरी, यही था। ठीक है सर, हाँ जी, यस यही था। ओके, और ये उस साइड पे आएगा तो ये 2k बन जाएगा और ये 3, तो 3/2। स्टिल k की वैल्यू सेम आई है। अब बताओ, समझ आया फैसल, रूबी तो तैयबा, आप लोगों को? Yes, sir. थोड़ा सा मुश्किल है या लंबा सर है? इस तरह का एक और सवाल करा दें। जी जी, मैं कराने लिए नोट डाउन कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ। कर लिया सबने नोट डाउन? जी। ओके, तो एक बार फैसल आप लोगों ने? सर मैंने कर लिया। ओह सॉरी, रुबीत बोलना था मैंने, सॉरी, गलती से आपका Sir, नाम कर बोल। लिया। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला हमने कर लिया था। ओके, ये वाला करते हैं। ओके, पहले पार्ट क्या निकला? यस सर, 3p + q। सर सेकंड ठीक है, पार्ट में e कहाँ होगा? सॉरी, क्या कहाँ होगा? e। क्यू की डायरेक्शन में। सर e is a point
such that B is equal to KQ. B से E जो है पहले तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है आगे की तरफ, यहाँ पे, यहाँ करके E होगा, और ये वाला जो है वो KQ है। समझ आया? बिल्कुल पैरेलल टू Q। सर आपको कैसे पता चला कि E कहाँ पे है? पैरेलल टू Q। नहीं समझ आया? नहीं सर। Q की डायरेक्शन कौन सी है? ये Parallel. वाली जो ये मार्क की ठीक हुई है है, ठीक है ठीक ये है। Q है ना, इसके Yes, sir. इसके पैरेलल ही होना चाहिए, और वो B से E जा रहा है तो इस साइड पे होगा। अगर ये Sir? माइनस KQ होता तो पीछे पीछे की साइड पे होता। Minus. ठीक है सर। Q is जी, just the direction. यस। And इसके साथ एक 1 लगा हुआ है तो 1 is magnitude. C से A में, यस। सर पैरेलल का कहाँ पे लिखा हुआ है? पैरेलल तो नहीं लिखा हुआ। जब जब उसने सिर्फ Q लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? जब ये इसी तरह है, जैसे मैं कहता हूँ ये A है और ये 2A है, तो मैंने कहीं पे कहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है। नहीं सर। कैसे पता लग रहा है ये पैरेलल है? इनका वेक्टर देख के कि इसका वेक्टर भी A है और इसका वेक्टर भी A है, it means they both have the same direction, means they are parallel to each other. ओके यस सर। सर पार्ट ए का आंसर। पार्ट A का आंसर 3P plus Q. यस सर सेम। बिल्कुल ठीक है। Part B ओके, parallelogram. नहीं, ट्रेपीजियम कहेंगे, पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे? पैरेललोग्राम तब कहते जब पैरेलल साइड्स इक्वल भी होती। तो क्या ये जो हमारी BE है वो CA के इक्वल है? No. हो सकती है लेकिन No. हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, एग्जैक्टली हो सकती हैं लेकिन हमें नहीं पता, तो इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड जरूर होती हैं और वो इक्वल नहीं भी हो सकती। ओके, ए ही निकले तो मुझे बताना। P plus KQ. ओके ओके, बाकी आप दोनों का भी निकला? यस सर P plus KQ। ओके, Sir, P plus KQ. ठीक हो गया सर जी। हम साइड AD and AE लेंगे ना, मतलब चूज करेंगे। अच्छा आप कौन कर, सी? ठीक है सर, कुछ नहीं सर। हाँ हाँ, आप करो। मैं K is equal to हाँ 1 जी, over 3। क्या चीज? K is equal to 1 over 3। हाँ, एज की वैल्यू 3 थी। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आया इधर आपको? यस सर। Sir, K is equals to 1 over 3. बिल्कुल ठीक है, आया है समझ ये टॉपिक? जी। थोड़ा सा है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये आ जाएगा समझ। हाँ फैसल, आपका हो गया? कर रहा हूँ सर। ओके, खत्म करो। सर पिछले क्वेश्चन में जो आपने H लिखवाया था उसके बजाय हम कोई और भी लेटर लिख सकते हैं? मैंने S लिखवाया था? S मैंने कहाँ लिखवाया? H। आपने कौन सा लिखना है? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। मैंने कहा T लिखना है आपने, लेकिन हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जी फैसल। सर मेरा आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है। मेरा ये K देखो सारा तो मैंने, ये देखो यही लिखा था जो मैंने लिखा हुआ है। यस सर। तो जब इसको ओपन किया तो ये HP बना और ये बना HKQ, यही था। अब ये वाला वेक्टर इसके इक्वल होगा, यानी 3P इज इक्वल्स टू HP। P और P कट गया, 3 इज इक्वल्स टू H।
और सेम चीज इस तरह यहाँ करेंगे, सर मैंने Q I और think Q कट जाएगा। गलत किया है। मैंने AE इज इक्वल टू H इंटू DA। तो उससे भी सेम आता है, उससे K की वैल्यू दे लो मैं आपको। ये ना मुझे लगता है आपके ये लिखा था AE इज इक्वल टू HDA, ये लिखा था यस सर, P प्लस KQ इज इक्वल टू इज H। इक्वल टू H। ओके, ये 3P से मल्टीप्लाई करना है, ये 3P हो गया और माइनस ये 3P सर, HQ। माइनस 3P। माइनस 3P क्यों? माइनस कहाँ से आया? DA की वैल्यू तो ये नहीं है 3P प्लस Q। सर मैं समझा था कि हमने पहले AD फाइंड किया है। देख लो, किया आपने AD? नहीं सर, सर मुझे इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही थी कि जब मैं मतलब देखो आपने खुद AD लिखा होगा ना, आपने खुद AD लिखा होगा, लेकिन अगर देखो क्वेश्चन में आपको DA गिवन है तो आप AD लिखो या DA लिखो, एक ही बात है। ये कॉम्बिनेशन तो खुद बनानी है ना। ठीक है सर, मैंने पहले AD लिखा था, फिर जब मैंने इसको चेंज किया तो मैंने माइनस किया था। ना 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 ना, माइनस क्यों करोगे? आप देखोगे DA निकला हुआ है, DA निकला हुआ है, वो तो 3P प्लस क्यू रहेगा। आपने DA को माइनस 3P प्लस क्यों लिखोगे? बात समझ आ रही है? अगर आप AD यूज करते, यानी अगर आप AD लिखते तब आप माइनस 3P प्लस क्यू लिखते। सर आप इसको एक ठीक दफ़ा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या कर राइट, सकता हूँ? सिंप्लीफाई करें। P इज इक्वल टू H ओके, PP। वन अपॉन 3H नहीं आ रहा सर? आपने H की वैल्यू निकालनी है, K की निकालनी है? K की नहीं। अच्छा, मैंने इसलिए किया था तो मेरा H डिफरेंट आ रहा था, तो मैं H से कंफ्यूज होकर मैंने पूरा किया। तो उन लोगों ने तो मुझे H की तो वैल्यू नहीं बताई थी ना, उन्होंने तो मुझे K की बताई थी। ठीक है, K की वैल्यू ये देख लो, दोनों केसेस में K की वैल्यू सेम निकलती है, H की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्योंकि H आप खुद लगा रहे हो। सर यहाँ पे तो K भी 1/3 आ रहा है। तो क्या हुआ, K की यहाँ पे भी K 1/3 था, आपने K नहीं निकालना था। अच्छा, 1/3 था K। जी, ठीक से नहीं समझ आया।